गाइस मैं रुखसार सर मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह। आप देख रहे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार लगे। तारड़ एक्सप्लेन्स व्हाई इज जयशंकर कॉलिंग इंडिया ब्रांड। इंडिया ब्रांड है, अब ब्रांड बन रहा है, बन चुका। खैर देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद रिएक्शन। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you so much, Seema sir. तार साहब, आज एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें पहली बात तो ये है कि डॉक्टर जयशंकर एक खिताब कर रहे थे। आई थिंक ही वाज इन दुबई, और वहाँ पे उन्होंने कहा, भारत के बारे में कहा जी कि भारत एक ब्रांड का नाम है। भारत जो है वो अपना वो बताएगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी। भारत जो है वो दुनिया को ये नहीं अपने बारे दुनिया को एक्सप्लेन नहीं करने देगा, हम खुद एक्सप्लेन करेंगे हम क्या हैं। भारत एक इकोनॉमिक मॉडल देगा, भारत जो है एक पॉलिटिकल मॉडल देगा। तार साहब, ये जो बात है, और दूसरा जिसे वो कहते हैं ना कि खुल के दुनिया के सामने वो अपना केस बयान कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो खैर बोलते ही नहीं, वो तो पता नहीं किधर होते हैं। लेकिन साथ ही तार साहब, इस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा कि साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं 2 दफ़ा वजीर आजम था और दोनों दफ़ा भारत के वजीर आजम पाकिस्तान आए थे। तो कहते हैं जब हमें उतार दिया गया तो कोई भी भारत से पाकिस्तान नहीं आता। तार साहब, ये दोनों चीज़ें, अब एक भारत ब्रांड है, वो कह रहे हैं कि हम ब्रांड है, हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जो है वो एक आइडिया देंगे दुनिया को। साथ में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर खामोश ही रहते हैं, पता नहीं उनकी कोई आवाज़ शवाज़ कोई नहीं आती, उनका ट्विटर श्विटर भी पता नहीं है कि नहीं। लेकिन नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे अगर आप लाएं तो मैं जो है ना वो फिर इंडियन वजीर आजम पाकिस्तान आ सकता है। इस पे ज़रा कमेंट कर दें, ये इंडिया एज ए ब्रांड एंड ये जो वो क्या नाम है उनका, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। चीमा साहब, मैं काफी हद तक जो है वो डॉक्टर जयशंकर की बातों से एग्री करूंगा। उसकी वजह यह है, आप देखें जरा, मैं आज अमेरिका में बैठ के बताता हूँ बात कि आज हाउ यू नो कि वॉशिंगटन डीसी जो कि इस वक्त दुनिया का अभी तक जो है जिस तरह का भी है कमजोर है, लेकिन दुनिया का कैपिटल समझा जाता है। यहाँ पे भारत क्या है, आपसे मैं पूछना चाहूंगा इस वक्त, अगर भारत की मिसाल दी जाए, भारत के खाने डिशेस, हर दूसरे शहर के अंदर, हर दूसरी सड़क के ऊपर एक इंडियन रेस्टोरेंट है। आप नेटफ्लिक्स पे देख लें कि बॉलीवुड की कितनी मूवीज चल रही हैं जो इंग्लिश में डब हो चुकी हैं। आप देखें किस तरीके से इंडियन म्यूजिक को सुना जाता है, किस तरीके से भारतीय शादियां जिस तरीके से बाहर हो रही हैं, जिस तरीके से मेगा प्रोग्राम होते हैं बाहर उनके। फिर आप इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देखें हर बड़े कंट्री के अंदर। अब आप जो एक नया ट्रेंड बन चुका है कि अब मुल्कों के हेड जो है वो सेकंड जनरेशन इंडियन है। तो ये वाकई मैं उनसे एग्री करूंगा कि भारत इज अ ब्रांड, और ये भारत ब्रांड था, पहले भी था। मैं इसकी बात ये करूंगा कि जो जो मजीद मैं भारत के अपने सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ता हूं तो नजर आता है कि हाउ सिविलाइज दे वर। मैं जो टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 स्टूडेंट्स थे एट द टाइम व्हेन अलेक्जेंडर अटैक्ड दैट रीजन। 2000 टीचर्स उस यूनिवर्सिटी में होना आप मामूली समझते हैं चीज उसको। और फिर ये हिस्ट्री बताती है कि वहां पे जब आर्यंस आए थे तो वेद की किताबें उनके साथ थी। 150 एडी की बात कर, तो ब्रांड तो था, पहले भी था। अब खैर मैं समझता हूं कि उनको एक चांस मिला है, लेकिन उसका सीक्रेट सिर्फ तालीम है। तालीम के साथ उनकी इस वक्त अगर मुझसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि भारत की तरक्की का सीक्रेट क्या है, तो सिर्फ वाहिद एक ही सीक्रेट है कि उनकी यूथ जो है इज एजुकेटेड यूथ। वो जहां भी जाती है वो टेक्नोक्रेट बन के जाती है, वो डिग्गियों में नहीं फंस के जाते, वो किश्तियों में डूबते नहीं जाते, और जाते हैं वहां पे और एक हेल्दी डायस्पोरा बनते हैं। और उसके ऊपर दैट इज द फ्रूट इंडिया इज एंजॉयिंग टुडे, दैट इज व्हाट इट इज। और उसकी बुनियादें, मैं हमेशा जिस इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मैं मुरीद हूं, फैन हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। एमआईटी में एडमिशन मिलना आसान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन मिलना मुश्किल है। और मैंने वहां के ग्रेजुएट्स की मैं ग्रोथ देखता हूं, यहाँ वाशिंगटन डीसी में अजय बंगा को देखता हूं। आपको आपको सोचना होगा कि अजय बंगा पाकिस्तान में, दूसरी दुनिया में क्यों नहीं पैदा हो रहा। ये सबसे बड़ा आंसर इसी चीज का है कि उनकी यूथ जो है उसकी एपेटाइट है तरक्की की, और दूसरा वो तालीम से दे आर लोडेड विद एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ मैथ, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश।
आज आप जिस मुल्क में इस वक्त चीमा साहब बैठे हैं, इंग्लिश में ट्वीट करें तो मेरा ख्याल है 99.9% पाकिस्तानी उसको पढ़ना पसंद ही नहीं करेंगे, वो पता ही नहीं है कि शायद है, वो पता ही नहीं। मेरा मुर्शिद इमरान खान ऑक्सफोर्ड में पढ़े है, वो भी उर्दू में ट्वीट करता है, उसको पता है कि मेरी जो नीचे जिहादी जो मैं तैयार करके आया हूं, ये लौंडे लपाड़े जो अन्य हुए पे ने अखा, तो वो तो पढ़ने की सलाहियत ही नहीं रखते। तरक्की किस तरह करेंगे आप? तरक्की, आप तो नाराज है ना तरक्की से, तुसी ते बिल्कुल मुंह ही परा कर ले, तुसी कहे यार हमें जरूरत नहीं, 7वीं सदी का आप चाहते हैं 7वीं सदी में वापस जाना, आप पता नहीं क्या बात है अब्बासियत दौर में जाना चाहते हैं, आपके पता नहीं, आई हैव नो क्लू अबाउट इट कि व्हाट आर योर प्लान्स। वो इलामा इकबाल, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान बनने से पहले फौत हो गया। इलामा इकबाल ने कहा था इस मर्द नादा पे कलाम नरमो नाजक बेअसर, उन्हें क्या फुल दी पत्ती ना हीरे दे जिगर कट टोटे दो हो सकते ने, खोते दे अगे किताबां रखियां उन्हें खोदे कख नहीं। बेचारा फौत हो गया 1930 में। बहुत अच्छा हुआ है इलामा इकबाल साहब, तुसी बड़े अच्छे रहे हो। ये नहीं वेख्या तुसी, ये असी वेख रहे हैं, ये साडे तो पूछो ये की इस कौम ना होने लगा। उत्ते जिहड़े बैठे ने वो सारे डुअल सिटीजन। मुझसे आज किसी ने पूछा, उसने कहा जी वजह क्या है हमारी एजुकेशन पॉलिसी। मैं क्या, एजुकेशन की पॉलिसी बनाने वालों के सबके बच्चे तो लंदन में है, वो क्यों बुलाएंगे पॉलिसी आपकी? Why should they make the policy in Pakistan to teach you math or English or anything else? Reason because उनके बच्चे तो बाहर बैठे, वो तो चाहते हैं कि आप जिहादी बने, आप वो तो चाहते हैं आप गारों में रहें, आप IMF के कर्जे वो एंजॉय करें, आप किस्तें आप दें, वो तो चाहते हैं, उनका तो प्लान है ये। लेकिन चीमा साहब दर हकीकत ये आज बिल्कुल मैं उनकी बात से एग्री करूंगा। और तरक्की देखें, 7.8% तरक्की, मोर देन 600 बिलियन उनके जो है वो बाहर पड़ा है इस वक्त, जो फॉरेन एसेट्स है उनके। आप देखें किस आगे दुनिया में, मैं समझता हूं कुछ चीमा साहब चीज बचनी ही नहीं जो भारत में नहीं बन रही, जो भारत बना के देगा। दुनिया की फार्मेसी वो बन गया, दुनिया के डिफेंस हर चीज वो बनाएगा, तेजाज को वो सारे, अफ्रीका को असला सारा वो बेच रहे हैं। जहां जहां गैप आ रहे हैं भारत इज फिलिंग इट अप। एक पॉइंट छोटा सा ऐड करना चाहता हूँ। ताड़ साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने 2 महीने पहले ये कहा है कि हम 800 मिलियन गरीब लोगों को 1 साल तक गंदम देंगे। ताड़ साहब, गुर्बत तो फिर वहां पे भी बड़ी है। पॉपुलेशन जो है चीमा साहब, इसमें कोई शक नहीं, इतना बड़ा कंट्री है आज भी, बल्कि मैं जिनके इलेक्शन को बड़ा क्लोजली देखता रहा हूं, उनमें मैं कई चीजों से एग्री नहीं किया। जिस तरह मैं कहता हूं कि मेरी होम स्टेट है मध्य प्रदेश, वहां पे चौहान साहब ने कहा लाडली बहना प्रोग्राम बना के उन्होंने लोगों को मेरे ख्याल में तो बराई भी देने की कोशिश की है। 1500 रुपया घर बैठ के औरतों को देंगे, ये तो सोशलिस्ट चीजें हैं। मैं कहता हूं कि जिसको कहते हैं ना कि अगर किसी भूखे को मछली देनी हो तो उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाना चाहिए, उसको घर बैठे मछली नहीं देनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था। मैं इस पे ज्यादा बेहतर ये समझता था कि चौहान साहब या किसी ने जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, बजाय उनको 1500 रुपए महीने देने के, उन औरतों को फ्री किताबें देते हैं, उनको स्कूलों में इंसेंटिव दिया जाता कि आप अगर स्कूल आके कोई ट्रेड सीखें फिर आपको 1500 रुपया दिया जाएगा, कंटीजेंट किया जाता है किसी चीज के साथ। तो उससे मेरा ख्याल है नेशन बिल्डिंग प्रोसेस ज्यादा बेहतर हो सकता था। दूसरा, मैं ये समझता हूं हमेशा, मैं पाकिस्तान के हवाले से भी कहूंगा, खैर मेरे तो हर कौम जो है वो सोई पड़ी है लस्सी पीकर, लेकिन बांग्लादेश की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ यही था कि उन्होंने औरतों को वहां एंगेज किया स्वेट शॉप्स में। उन्होंने कॉटन का कोटा अमेरिका से लिया और उसके बाद उन्होंने जो स्वेट शॉप्स बनाई उन्होंने औरतों को एंगेज किया। और डॉक्टर यूनुस ने जिस तरीके से वहां माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो सारा किया उन्होंने, माइक्रो फाइनेंसिंग, तो वो रिमार्केबल है। मैं बताना, आपके जितने आईवी लीग के बच्चे हैं उनको पता सब है, सब पता है उनको कि डॉक्टर यूनुस कौन है, उन्हें पता है प्राइम मिनिस्टर जो ली है सिंगापुर का, उसने क्या क्या किया पता है उनको। इन्होंने थीसिस भी हो सकता लिखे हो इन चीजों के ऊपर, लेकिन शर्म हमको मगर नहीं आती, फिर उसका तो हल नहीं ना कोई। एक इंफीरियर डीएनए का कोई हल नहीं है चीमा साहब। अगर आपके विल नहीं मौजूद, नेशनलिज्म नहीं है, इस्लाम करते हैं, उसका मतलब पता नहीं है, तो फिर कौमें किस तरह बनेंगी? कौमें इस तरह थोड़ी बनती। कौमें तो कुर्बानियां मांगती हैं, कुर्बानियां। आप इस मैंने आपको बताया, हर बच्चा पैदा होता है, पता नहीं उसके ब्रिटिश उसको पता नहीं कितों गुड़ती लभ जाती, गोरे की छड़ गए उत्थे बीमारी, जेड़ा जमदा कहंदा लंदन तो थले तो रहिंदे ही नहीं ना, करे की पता कहंदे प्रॉपर्टी, कहंदे लंदन कहंदा जी 2 कोठियां बन जान बच्चे दी बड़ी गल। इसी के चक्कर में आप चीमा साहब नहीं निकल रहे, आप इसी की वजह से। और डॉक्टर जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त चीमा साहब ट्रेंड है, कल एक मैं प्रोग्राम पता देखा है कि स्टूडेंट इस वक्त जो है वो बाहर उन्होंने एप्लीकेशन देनी छोड़ दी है। कल एक ट्रेंड आया है
कि सबसे ज्यादा कनाडा के स्टूडेंट जो भारतीय जाते थे, वो भी मैं खैर ज्यादातर हमारे सरदार पंजाबी स्टूडेंट जाते थे, वो भी भेड़ चाल चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं पंजाबी, लेकिन उन्होंने भी जाना छोड़ दिया है कनाडा, उनकी एप्लीकेशन कम हुई, यूके जाना छोड़ रहे हैं वो, और जाना उनको नहीं जाना चाहिए। भारत के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 1300 यूनिवर्सिटी है वहां पे, तो उनको मेरे ख्याल में फ्यूचर मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूं चीमा साहब, आप यकीन करें द फ्यूचर इसी जिस डगर पे इंडिया इस वक्त चल रहा है, द नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडिया सेंचुरी, आई एम टेलिंग यू। मैं जो एक डायनेस्टीज में पहले पढ़ता रहा हूं, गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन सारी, मुझे वो दोबारा रिवाइव होती नजर आ रही है भारत की शक्ल में। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और दूसरी सुपर पावर्स इन डिक्लाइन, लीडरशिप इन डिक्लाइन, कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही हैं, डेमोक्रेसी फेल हो रही है, सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं वहां पे, और जितनी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थी सारी खत्म हो चुकी। वहां जो मोदी साहब जिस तरीके से वो चला रहे हैं सारा कुछ, और जिस तरीके से उनको रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है उनकी सारी, अमेजिंग अमेजिंग। तो अगर ये इनको 10-20 साल और मिले इस तरह मोदी साहब को, इस टीम को, तो मेरे ख्याल में दे विल बी सो स्ट्रॉन्ग, सो बिग, दे विल क्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। 5वें पे आ चुके हैं मोदी साहब, तीसरे की बात कर रहे हैं, तीसरे नंबर पे दुनिया में, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। एक बात बताएं कि कई लोग कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो तरक्की उसकी भी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम इंडिया के साथ ओपन अप करें, क्योंकि इस खित्ते में अगर एक बड़ी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो आपको उसके साथ अटैच हो जाना है। तार साहब वैसे तो चाइना भी बड़ी इकोनॉमी है, हम वहां से भी कुछ नहीं कर सके, तो कई लोग कहते हैं कि हम इंडिया के साथ भी अटैच हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने जो बिजनेसमैन हैं जिनको हम इतनी ज्यादा इंसेंटिव्स देते हैं, पैम्परिंग करते हैं, उनको टैक्स एग्जम्पशंस देते हैं, टैक्स ब्रेक देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ताड़ साहब ये जो चीज है कि इंडिया के साथ हम इंगेज हो जाएं, तो कई लोग फिर आगे से ये कहते हैं चाइना भी तो है तो की कर ले नहीं चीमा साहब, मैं उस पे थोड़ा सा डिफरेंस है चाइना और इंडिया का। अगर इफ वी इंगेज विद इंडियन इकोनॉमी तो ज्यादा चांसेस है ग्रो के। नहीं चीमा साहब, आपने ग्रो किया है, आपने $26 बिलियन उनका पीजे बना लिए, वो आपने थोड़ा ग्रो किया। देखे ना ग्रोथ के चांसेस, अगर आप ये कहना कि आपको ग्रोथ के चांसेस नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन 2-4 लोगों को मिलती हैं सिर्फ। अंदाजा लगाना पापा जान के पीजे जो अमेरिका में इस वक्त है, हमारे बाजवा साहब की फैमिली के, तो देखे ना बाजको कंपनी की प्रॉपर्टी देखे ना, वो किधर से आई? वो चाइना से ही आई है। और इमरान खान कहता था नहीं करप्ट नहीं है वो। नहीं करप्ट नहीं होता। हथ तो उन्होंने आख्या यार मैं इथों रसीदा ने मैं एक लाख भेजा सी, $50,000 भेजा सी, वो $50,000 ने बच्चे दे दिते ने, अज वो $26 बिलियन बन गया। खुदा दा खौफ करो। आप इंडिया से भी एंगेज होंगे तो इस तरह अगर एंगेज होना है तो फिर आप प्लीज ना ही एंगेज हो तो अच्छा है। चीमा साहब आप हर चीज से बच जाएंगे, करप्शन से नहीं बचेंगे। मैं बार बार कहता हूं ये कैंसर है, कैंसर है, और अब इसकी हालत ये हो चुकी कि आपके बोन मैरो में जा चुका है, ये बोन मैरो में जा चुका है। आप देखें डॉलर थोड़ा आ रहा है, ये कभी उधर से इतने बिलियन लाते हैं, कभी मैं हमेशा क्या कहता हूं कि बाहर से डॉलर लाना कोई बहादुरी नहीं है। आप 76 साल से ला रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही नहीं है वो डॉलर। आप मेरा कौन सी चीज आपने छोड़ी है? कोविड का जो बिल था, कोविड का जो फंड था, उसमें भी आप खा गए, जलजले के पैसे आप खा गए, सैलाब के पैसे आप खा जाते हैं। आईएमएफ का आज तक किसी ने बताया कि चीमा साहब आईएमएफ के पैसे जाते कहां? हर वकील जो टूटी फूटी पिटीशन रोज लगा देता है। कभी किसी वकील ने ये पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में कि आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट वेयर द डॉलर्स आर गोइंग? किसी वकील ने आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन लगाई है? जुर्रत की है? ये क्यों नहीं की? वजह क्या है? लेकिन चीमा साहब आप मैं ये बताना चाहूंगा आपको, खासकर आपके पास तरक्की के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। चाइना के साथ अटैच होते तो फिर भी, अगर आप अटैच होते तो एंगेज करते मुल्की मुफाद के लिए, तो आपने बहुत तरक्की करनी थी, लेकिन आप मुल्की मुफाद के लिए नहीं अटैच हुए उनसे भी। अब अगर इंडिया से भी आप अटैच होते हैं लेकिन मुल्की मुफाद के लिए नहीं होते तो क्या फायदा उसका? चीमा साहब सिर्फ 4-5 बंदों ने की लॉटरी निकालने के लिए आपने एंगेज होना, तो प्लीज ना तकलीफ करें। ये ऐसे ही ठीक है जिस तरह आप चल रहे हैं, कभी उधर से मांग लिए, कभी उधर से मांग लिए, और मांग के भी क्या पाकिस्तान तो नहीं जा रहे ना, वो तो इधर ही डॉलर रुक जाते हैं। देखे ना इसमें फायदा किसका है? फायदा तो अमेरिकन का है। डॉलर मुल्क से बाहर जाते ही नहीं है, गुर्दे आपके लिखवा लेते हैं कौम के। वो गुर्दे अंगूठे ला जाते हैं आगे थे, कहते जी तुम उतो असी ते पैसे हमें यहाँ दे दें इस अकाउंट में,
पैसे ओ देन केड़ा 5 करोड़ पीछे बंदा बैठा आ अंगूठा लगा इंज करके ला देन अंगूठा। ये बात तो सही है, बात तो शर्मिंदगी वाली है। वो गुर्दे लेकिन मारे हकीकत है। टैक्स तो सही बात है, महंगी बिजली भी हम लेते हैं, महंगी गैस भी लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, आवाम तो खज्जल खराबी हो गई है बेचारी। चीमा साहब मुझे गिला है, मुझे सिर्फ उम्मीद भी अपने मेजर अपने आर्मी जनरल पर है, अपने चीफ पर है, उम्मीद भी सिर्फ उन पे है, मेरा गिला भी उनसे ही है कि उन्होंने अभी तक किसी इस क्रॉप टोले किसी पे हाथ नहीं उन्होंने डाला अभी तक। डालना जरूरी है। मैं गारंटी करता हूं ये हाथ डालेंगे क्रॉप लोग, सारी कौम इनके साथ खड़ी हो जाएगी। चीका मार साहब सारे चीमा साहब दुनिया नक्को नक होई पई करप्शन दे विच, सुजी पई दुनिया इतने रिश्वत तो तंग आए पे करप्शन तो। मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो करप्ट लोगों के गिरबानों को हाथ डालें, ईसीएल में नाम डालें, 2-4 को सजाएं दें। वॉशिंग मशीन बंद करो जी कल तरीन साहब 2-4 अरब रुपया वो भी बचा गए ना। ये बल्कि डिमोरलाइज होते हैं हमारे जैसे लोग और कई ऐसे लोग हैं वो देखते हैं कि क्या हो रहा है यार। ये हाफिज साहब मिसालें तो हमें देते हैं, हमें इतनी उम्मीद दिलाते हैं ये, और फिर साथ ही तरीन जैसे बंदे आके कहते हैं जी मैं सियासत से तौबा कर गया हूं, ये 4 अरब रुपया मेरा, इसको ना छेड़े आप। उनके ऊपर केस पता है कितना सख्त था जो अब अभी भी चल रहा है, जिससे उनको अब छोड़ दिया जाएगा। केस ये था कि उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर्स को कहा था इमरान खान दौर में कि आपने आईएमएफ को ये नहीं देनी, आपने उनको ये लेटर लिखे। ये ट्रीजन में आता है दर हकीकत, ट्रीजन में। और फिर उसके बाद खान साहब के साथ जब वो डील बनाकर आए थे बनने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन थे और करप्शन वो सारा खत्म किया गया था। मेरे एक फौजी भाई साहब ने उसको दिनों में खत्म करा दिया था। लेकिन ये गलत बात है, ये गलत, लेकिन इस पे करना पड़ेगा। और मैं जिस तरह बार बार कहता हूं 2 बंदों के अलावा मुझे किसी तीसरे बंदे पर उम्मीद नहीं है। आर्मी जनरल साहब है और काजी फैजी से, अगर ये 2 बंदे नहीं कर सके, आने वाले दिनों में कोई बच्चा नया ही पैदा होगा जो होगा, तो फिर उसको 25-40 साल लगेंगे आते हुए आगे मेरे ख्याल में। उसके बाद मुझे उम्मीद नहीं है किसी पे। उसकी वजह यह है कि इनके पोर्टफोलियो देखें, हाफिज साहब का बैकग्राउंड देखें मेरे अपने आर्मी साहब का, और किस तरीके से चुना गया है। चुना नहीं है ये, एक मैं समझता हूं रब्बी हुआ है। इट वाज अ मिरेकल। जितनी इनके खिलाफ इनकी मुखालफत थी इनके खिलाफ, किस तरीके से एक ओटीएस को बहाना बना के इनको डिग्रेड किया जाता था, जिस तरीके से इनको शिया वो इनके जो फैमिली ईरान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, किन हालात से मेरा मुर्शद पूरा जुलूस लेकर आ गया था पिंडी, वो कहता था मैंने जीएचक्यू का घेरा डालना है। लेकिन किस तरीके से ये बनाया, मैं उस चीज बिलीव करता था, अभी भी बिलीव करता हूं कि दिस आसिम मुनीर केम हियर फॉर मिरेकल टू सेव पाकिस्तान। लेकिन अगर नहीं कर सके, बदकिस्मती होगी पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये बदकिस्मती हो गया ना। आई एम वेरी होपफुल कि एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो आएगी बाहर से, वो जो आ भी रही है। लेट्स सी वो कैसे पाकिस्तान के वो जो इकोनॉमी है कैसे उसको बूम देती है। लेकिन एक माहौल भी क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे लोगों को ट्रस्ट हो सिस्टम के ऊपर। तार साहब जरा उस पर कमेंट कर दीजिएगा। जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं जब वजीर आजम था तो 2 वजीर आजम वाजपेयी साहब और मोदी साहब दोनों जो है वो आए थे। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं जब बनूंगा तो शायद मैं हालात बेहतर कर पाऊं। ये उनकी खामख्याली है, मोदी साहब आएंगे या वो जाएंगे, या कि आप समझते हैं कि उन जिनों की कहते ने पानी सिर तो लंघ गया वे, इट्स टू लेट टू थिंक लाइक दैट। जी मैं सब 2-4 चीजें इसमें, मैं एक तो ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल आपका खराब है, क्योंकि सबसे बड़ी एलिगेशन है कि अगर पहली दफा भी जब आपके वाजपेयी साहब आए थे उसके बाद क्या हुआ था, और जब मोदी साहब आए थे उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि ओरिजिनल ये है कि भारत आप यू आर अ गैरिजन स्टेट। इस गैरिजन स्टेट के खासकर आपके पड़ोसियों के साथ एक सबसे बड़ा जवाब हमेशा गैरिजन स्टेट ने इस्तेमाल किया है, भारत से डराया गया है हमेशा। तो ये जो मोदी साहब को भी चाहिए था कि सारी चीजें, क्योंकि वो तो हमेशा ये कहते हैं हमें पता नहीं है किससे क्या बात करनी है, लेकिन ये मेरे ख्याल में अभी भी ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पे ग्रेड से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ये भारत के साथ रिलेशनशिप। एस्टेब्लिशमेंट जब तक ऑन बोर्ड नहीं होगी उतनी देर बिल्कुल पाकिस्तान के साथ कोई, मैं कहता हूं कोई भी डील नहीं कर पा सकेगा, चाहे अफगानिस्तान आप कर लें, वो भी बड़ा सेंसिटिव मैटर है खासकर एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, एजेंसियों के हवाले से। तो अभी भी नवाज शरीफ साहब जो है वो बात ये करते हैं, मेरा ख्याल सियासी बयान से ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ उनके रिलेशनशिप हैं, उनकी बिजनेस इन्वेस्टमेंट है वहां पे। पहले भी 1-2 दफा भारतीय कई आए थे बिजनेसमैन, सीधे मरी चले जाते थे जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे।
और उसके बाद इनकी अपनी जो शुगर मिलों में के अंदर ये भी एक एलिगेशन थी कि कई इंडियन सिटीजन काम कर रहे हैं इंजीनियर इंडिया से आके, और हो सकता है बेहतर करें। एक बेबी स्टेप लिया था शहबाज शरीफ साहब ने, उससे आगे नहीं जा सके। इन्होंने ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, कमर्शियल अटाची न्यू दिल्ली पाकिस्तान एम्बेसी में, लेकिन एक सिंगल डॉलर का ट्रेड नहीं किया। ये आपको करना होगा। आप मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी के अंदर दरवाजे सारे कभी भी बंद नहीं होते, लेकिन ये किसी ने तो करना है हौसला करके। मैं तो बल्कि नवाज शरीफ साहब से ज्यादा, हाफिज सईद साहब से ज्यादा होपफुल हूं कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में ना सिर्फ भारत के साथ अफगानिस्तान, इन सारे रिलेशनशिप ठीक करने की जरूरत है। अफगानिस्तान को थोड़ा जरा सख्त आंखों से देखने वाली बात है, क्योंकि वो दे आर अंडर एस्टिमेटिंग यू। वो आपको समझते हैं कि शायद इन्हें जो गई नहीं, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ यू हैव टू टेक अ स्टैंड कपल टाइम। ये आपने पिछले दिनों जो उन्होंने बयान दिया है कि हम वो विल चेज देम अगर उन्होंने नेक्स्ट टाइम अटैक किया, तो वो मुसलसल आपकी सॉवरेंटी को, आपके लॉ एंड ऑर्डर को वो चैलेंज कर रहे हैं मुसलसल, अंदर घुस के आपके। तो उसको वहां थोड़ी सख्ती करें, यहाँ थोड़ी नरमी करें। ये सारा मिला जुला किसी और कोई जिस तरह आप कहते हैं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इज नॉन एग्जिस्टिंग है, शायद वो आए थोड़े दिनों के लिए हैं, वो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे होंगे, उनका पोर्टफोलियो तो इलेक्शन की हद तक ही था। तार साहब एक बात बताऊं, अभी मैं जाती तौर पर एज ए पाकिस्तानी, मैं अभी डॉक्टर जयशंकर को देख रहा हूँ। इज ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ इंडिया, इज ए लॉयर फॉर इंडिया, मतलब पूरी वकालत करता है अपने मुल्क की जहां जाता है दुनिया में। हमारे इतने लोग हैं, इतनी प्रोटोकॉल, इतनी गाड़ियां, इतना पैसा, ये को बोलते ही नहीं तार साहब पाकिस्तान नास्ते। मतलब ये देखे ना, अब कोई इतने मुल्कों में, 100 मुल्कों में हमारी एम्बेसीज हैं, मतलब वो सारे क्या हैं पाकिस्तान के, जिसे क्या कहेंगे, स्पोक्स पर्सन ही है ना वो तार साहब। हमारे मिनिस्टर हैं, वो डॉक्टर जयशंकर अकेला जाता है, वो कहता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा नो कंट्री हैज सीन द ट्रॉमा ऑफ टेररिज्म एज इंडिया हैज सीन। बट द क्वेश्चन इज तार साहब, पाकिस्तान ने 70-75 हजार लोगों की जानें दी हैं, 80-20 साल पीछा रह गए हैं। इस सारे प्रोसेस में इंडिया बड़ा आगे निकल गया है। ये कहानी तो दुनिया को सुनाने की जरूरत थी। और आपको पता है, हम ये जब इमरान खान ने अमेरिका और यूरोप से लड़ाई छेड़ ली, तो हम कहते थे दिस इज अ मोमेंट टू एंगेज विद देम, हमने उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान में लड़ते हैं, अब तो उनके साथ काम करने की जरूरत है। तार साहब, हम अपनी स्टोरी क्यों नहीं सुना पा रहे? स्टोरी, ये जो ब्रांडिंग है, इस पे आप देखिए, एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अमेरिका के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेस किए हैं और बड़े कामयाब बिजनेस किए हैं। ये जो ब्रांडिंग ना कर पाना जो है, इसके पीछे क्या है? वो आप अक्सर कहते होते हैं बोर हो गए ने, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ बोर हो गए, साढ़े ही तो भुखे हैं अमेरिका ਦੇ। ਤੁਸੀਂ बोर नहीं ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ सिर्फ तालीम तो नाराज होए, तरक्की तो नाराज हो गए हो ਤੁਸੀਂ, और ਤੁਸੀਂ मुसलसल वो जिहाद मोड से आप निकल नहीं रहे। और मुसलसल आपकी जो लीडरशिप है वो आपको जिहाद के मोड में ही रखना चाहती है, उनके फायदे में है वो। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल देता हूं कि इस वक्त आपका टीएलपी का बहुत बड़ा वोट बैंक है इस वक्त पंजाब के अंदर। उसके बाद इस वक्त अल्लामा तहरुल कादरी जो है वो दोबारा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद आपके मौलाना फजलुर रहमान साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक जलसा कर दिया इस्लामाबाद के अंदर, और इस्माइल हानिया को हमास के बुला के तो उसे स्पीच दिलाई है। उसको बच्चे देख के क्या सीख रहे हैं? उसके बाद आपके जमात इस्लामी वाले जाके कतर में उनसे मिले हैं, हमास वालों से। आप ये इससे डायरेक्शंस क्या ली जा रही है? आपका क्या हाल है कि लोग देख के आपका फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आप उनको मिनी तालिबान बनाना चाहते हैं? आप उनको मिनी टीटीपी बनाना चाहते हैं? हालांकि आपने वैसे तालिबान जब अफगानिस्तान में आए थे, आपने इस्लामाबाद के अंदर झंडे लगाए थे, उनका आपने जश्न मनाए थे। आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि हम चाहते क्या है। यही तो मसला है सबसे बड़ा। और दूसरा, मैं चीमा साहब ये बताना चाहूंगा, आपको इस मोड से निकलना होगा। रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर, ये कारोबार नहीं है। आप इस पे फ्रेंचाइज बना के बैठ जाते हैं। वो मौलाना फजलुर रहमान है, उनके तो मदरसे हैं, कारोबार है, लेकिन उनको रेगुलेट करें यार। आप उनको बताएं यार, आप किस किस्म की तालीम दे रहे हैं आप मदरसों में। सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा इस्लामिक मॉडल है सबसे, लेकिन वहां पे मस्जिदों के अंदर जो खुतबे होते हैं वो सारे रेगुलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट उनको बताती है ये लफ्ज बोलना, ये नहीं बोलना। आप क्यों नहीं ये कर पाते? क्या वजह है? क्यों नहीं कर पाते आप? मस्जिदों को रेगुलेट क्यों नहीं कर पाते आप? आपने एक ऐसे अनपढ़ आदमी को लाउड स्पीकर पकड़ा दिए जिसकी तालीम ही को नहीं, वो सारी जड़ी गाना लगा कड्डण, सारी जड़ी कदी ਉਹਨੂੰ कह रहा ये काफर है, कदी कहना एक काफर है, कहना एक काफर है कि ये हो सवाए जन्नत की हूरों के अलावा उन्होंने कोई मस्जिद बोलने ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ नहीं थी जी।
यार ये इससे आगे निकले, आपको बताएं लोगों को कि यार तरक्की किमें करनी है। और मौलवियों का इमाम मस्जिद जो है, इनको इनके ऊपर एक कंडीशन लगाई जाए कि इनकी तालीम बीए हो एटलीस्ट। जो लोगों के सामने खड़े होकर प्रीचिंग करते हैं उनकी तालीम ही कोई नहीं है, वो जो मर्जी बोली जा रहा है खामखाई, और अपनी इंटरप्रिटेशन बनाई जा रहा है इस्लाम की, वो मुख्तलिफ किस्म की 4 स्कूल ऑफ थॉट है। हाल वो आपके हनफी है, मालिकी है, शाफी है, हम्बली है। किसी मैं कुछ को रेगुलेट करें इन चीजों को। मैं तो पहले उनकी चीजों से, आप ओरिजिनल बेस से हटके इस्लाम की आप अपने डीरेल हो चुके हैं, बिल्कुल आपको पता ही नहीं। और दूसरा उसमें चीमा साहब आप कहते हैं ना कि हमारी एम्बेसियां हैं, आपको एम्बेसियों की जरूरत है? ये एक और दूसरा क्वेश्चन, एम्बेसी सिर्फ आपके, मेरी नजर में इस वक्त पाकिस्तान एम्बेसियां सिर्फ 2 काम कर रही हैं, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट। देखें, जिस मुल्क के कोई ट्रेड ही ना हो, जिस मुल्क की कोई फॉरेन पॉलिसी ना हो, उसको एम्बेसियों की जरूरत होती है। ये मेरा क्वेश्चन है। आप अपना खर्चा कम क्यों नहीं करते? आप ट्रेड तो है ही नहीं, आपका डॉलर आपके पास नहीं है, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ऑनलाइन बना दें, एम्बेसियां बचाएं आप। हम और दूसरा, कभी आपने देखा आपकी एम्बेसियों के, आप उसको छोड़ दें चीमा साहब, मैं गिला देना चाहता हूं, मैं रिकॉर्ड भी करा चुका, किले का रिकॉर्ड कर चुका हूं। इस वक्त आपने कई चीजें ऑनलाइन कर दी हैं, ऑनलाइन ऑन अराइवल भी वीजा की सहूलत मौजूद है, आप इसकी मार्केटिंग ही नहीं कर पाए। आपने करोड़ों रुपया लगा दिया करतारपुर के ऊपर, करोड़ों रुपया, आप उसको शोकेस नहीं कर पाए, लोगों को बता ही नहीं पाए कि हाउ इजी इट इज टू गो देयर एंड विजिट करतारपुर। सही क्योंकि कह नेशनल इंटरेस्ट, देखे ना, आप ये कहते हैं ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫਾयदा है, मेरा ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ फायदा है? सैलरी ले तो ले, क्या कर रहे हैं? और ठीक है चीमा साहब, मेरा दूसरा गिला आपसे बताना चाहता हूं। अगले दिन मैंने खबर दुनिया के किसी कोने में मुझे बता दें सरकारी अफसर को गाड़ी दी जाती है, दुनिया के किसी मुल्क में बता दें सरकारी अफसर को पेट्रोल फ्री दिया जाता है, दुनिया के किसी मुल्क में बता दें सरकारी अफसर को बिजली फ्री दी जाती हो। ये क्या है पाकिस्तान के साथ ड्रामा? अगले दिन इन्होंने एक नया कानून बनाया है कि हम इनको अब यूनिट नहीं देंगे वापडा के फ्री सरकारी 17 ग्रेड अबव, अब हम इनको कैश दिया करेंगे। आए आए तरक्कियां तरक्कियां, लुट्टा। फिर साथ एक और उन्होंने किसी ने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा जब भी एक 17 ग्रेड का अफसर आए, गवर्नमेंट को चाहिए इसको गाड़ी दे दें कि ये गाड़ी अब तुम्हारी है, मेंटेनेंस तुम रखो, और रिटायर हो गए तो गाड़ी तुम्हारी है। यार गल करो, खुदा दा ना लो। चीमा साहब, मैंने सारी जिंदगी बहुत सफर किया यार, मुल्कों में घूम घूम, किसी मुल्क के अंदर ये इस तरह की सहूलतें मौजूद नहीं। आप लोग किस मिट्टी के बने? आप लोग खुद ही अपने फैसले, अपने आप को खुद ही चीजें गिफ्ट करते जा रहे हैं। बस डॉक्टर साहब, एक छोटा सी बात करूं, वो उमर चीमा साहब की और आजाद सैयद साहब के एक शो में मैंने सुनी थी बात, आई थिंक स्टोरी थी कि एक साबिक चीफ जस्टिस जमाली साहब हैं, उन्होंने क्या किया कि उनको बिजली के एज ए फॉर्मर चीफ जस्टिस बिजली के यूनिट फ्री थे, उनके जेहन में आया कि मैं क्यों ना सोलर पैनल लगवा लूं, उन्होंने सोलर पैनल लगवा लिए। बाद में उनको ख्याल आया कि बिजली जी मैनू फ्री मिलती हो तो मैं की कर रहा हूं, उन्होंने कहा वो तो मुझे, मैं नहीं, बिल तो मुझे नहीं करेगा मिलेगा। उन्होंने लेटर लिख दिया सुप्रीम कोर्ट को, रजिस्ट्रार को, कि वापडा वालों को कहो कि मैं अब यूनिट तो इस्तेमाल नहीं कर रहा पर मुझे पैसे दें, कैश दो। डॉक्टर साहब ये क्या माइंडसेट है? ये क्या चीमा मतलब फॉर्मर चीफ जस्टिस किस लेवल पे पहुंचे हैं? और 50,000 रुपये तो 70,000 लाख डेढ़ से तू रोंदा फिर दो यार। चीमा साहब, ये आपके जस्टिस की बात बताता हूं, ये आके यहाँ पे सरकारी घरों में रहते हैं, रेस्ट हाउसों में, कई यहाँ जो आपके सुप्रीम कोर्ट के, इनके जो होम घर हैं उनको गवर्नमेंट मेंटेन करती है, उसकी वहां उनकी मुरम्मत और सारा। एक किसी जज का, मैं अब नाम नहीं बताना चाहूंगा, क्या अच्छा नहीं लगता, उसने अपने घर के आखिरी साल जब उसका रिटायर होना था, उसने सारा कार ऑलमोस्ट आके नामा बनवा लिया सरकारी खर्चे। ये इंसाफ है ना देना? इन्होंने क्या इंसाफ देना है किसी को? खौफ ही नहीं आता डॉक्टर साहब, मर जाए। किरदार कोई नहीं, किरदार कोई नहीं। मैं सबसे ज्यादा पाकिस्तान के नुकसान और तबाही का बायस है खौफ खुदा ही नहीं है, मौत पे यकीन ही नहीं है। मैं कई दफा कहता हूं खुदा दा नाज है, और इनको बताओ अमेरिका में भी कब्रिस्तान है, लोग जॉन हॉपकिंस में भी मरते हैं, लोग मायो क्लिनिक में भी मरते हैं, लंदन में भी कब्रिस्तान है। इनको बताओ, ये समझते हैं हम लंदन अमेरिका चले जाए, यहां मरेंगे नहीं हम।
अच्छी खुराकें हमें खा लेंगे, असली दवाइयां मिल जाएंगी। उधर चलें बच्चे, उधर चलें, वहां ऑक्सीजन अच्छी है। और खुदा दा खौफ करो, इतने भी दुनिया मर दीजिए भाई, और जिंदा मरना, इज्जत की मौत से मरना सीखो। मैं आज एक चीमा साहब आखिरी इस क्लोजिंग में इस चीज पे करना चाहूंगा। मैंने एक ईरानी से पूछी थी बात इमाम खुमैनी के बारे में। उसने कहा इमाम खुमैनी ने सबसे बड़ा तोहफा हमें यह दिया है, उसने हमें इज्जत से मरना सिखाया, उसने इज्जत से, प्राइड के साथ। और रोमन क्या कहते थे? कहते थे डेथ विद ग्लोरी। क्या होता था? वो आंसर सानू फैर मारना, छाती च मारना, कंड च ना मार, दैट इज अ बैड डेथ। डेथ विद ग्लोरी वो सिखो, खुदा दा नाम है। ग्लोरी सिखो की होती, बंदे की याद करनगे केडा भैड़ा बेगैरत सी है, ये हर बंदे का बोझा फोड़दा सी। आपके मानिका साहब का अभी तक दुनिया बात करती है, वो घड़ी लुआ ली सी किसी क्लाइंट दी रोलेक्स दी, होना दा जी नहीं। ਅਸੀਂ तो बड़े जी, ਅਸੀਂ पाक पतन दे मजहबी फैमिली हैं, पता की यार कैसे लोग हो तुम, कैसे लोग हो यार, कोई मोरालिटी नहीं, किरदार ही कोई नहीं, घड़ी लुआ ली तू एक बंदे दी यार। चीमा साहब, इस तरह ये किरदार साजी आपने छोड़ दी है, शराफत प्रमोट करना छोड़ दी है, बहुत डेंजरस किया, बहुत गलत किया। और मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारे हाफिज सब सबसे पहले काम ये करें, शराफत को प्रमोट करें। अगर सबसे बड़ा तोहफा इस मुल्क को देना है तो इनको गिव, वो कहते हैं ना, इज्जत से मरना सिखाएं, इनको इज्जत से मरना सिखाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ये वो पंजाबी कहते हैं ना, वो पैरासाइट्स ने, ठीक है, ये जोका ने लगियां, मतलब चूसी जा रही हैं, और तरस भी नहीं आता, रहम भी नहीं आता, और समझते साडा हक है, ठीक है। मतलब नौकरी लभ गई हो, बच्चे बड़े रवो, भावें इथों जड़ा ना कख भी ना इधर रवे, सानू बस लभदा रवे। PIA, स्टील मिल एंड व्हाटएवर, टॉप लेवल पे लोगों की, जैसे ये गाड़ियों को देखे ना, कि खुद ही लॉट किया कि जान लगे मैनू गड्डी मैनू सस्ती कीमत पे बेच दो यार, ठीक है। वो चले रहने दे, अब किस किस का नाम ले, बट एनी होप दैट्स हाउ इट इज। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, सर इट्स ऑलवेज प्लेयर। आप सही आईना दिखाते हैं पाकिस्तानियों को, लोगों को। मेरा दर्द है ये, मेरा दर्द। मुझसे किसी ने पूछा, हो सकता है इतना दर्द, मैं कह जिसकी माँ के 76 साल से वो कपड़े फाड़ रहे हो, उसका दर्द कितना होना चाहिए, उतना ही दर्द है। मेरी माँ मादरे मिल्लत है, 14 अगस्त 1947 से उसको जलील करना शुरू किया, और अभी तक नो रिलीफ इन साइट, नो रिलीफ। कोई मर्दे मोमन पैदा ही नहीं हो रहा। मेरा आलमी है, मेरा दुख ही है। सही बात है। और आप वो जो बात करते हैं कि आप लोग तो महाजर होके चले गए हैं, महाजर हो गए, तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। इंडिया ब्रांड था, ब्रांड क्यों था मैं वो भी बताऊंगा, और इंडिया आज ब्रांड बन रहा है वो भी बताऊंगा, बन चुका कैसे। इंडिया ब्रांड इसलिए था कि इंडिया ब्रांड क्या होता है, जो अपने खुद की चीज़ें बनाता है। ब्रांड ही ना मैं ही हूँ कि यार मैंने अपनी चीज़ें सेल करनी है, अपनी बनानी है, और मेरा नाम होना। जिस तरह एक पापा जॉन्स ब्रांड बन गया, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, ब्रांड है, मैकडोनल्ड ब्रांड है, उन्होंने अपनी चीज़ें बनाई, अपनी सारी पॉलिसीज बनाई, अपनी सारी रेसिपीज बनाई और चलाना शुरू किया, और वो आज ब्रांड है। KFC ब्रांड है। इस तरीके से देर लगती है ब्रांड बनने में, लेकिन वो जब शुरू कर देते ना बंदा बनना, तो वो तब से ही ब्रांड होता है। मशहूर होने में देर लगती है, ब्रांड तब से ही होता है जब से वो अपनी चीज़ें खुद बनाना शुरू करते हैं, जब अपनी पॉलिसी खुद बनाने लग जाते हैं, जब अपनी पॉलिसी मतलब किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, वो तब भी ब्रांड होते हैं। और इंडिया की पॉलिसी शुरू से किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो शुरू से ही ब्रांड है, लेकिन चमके आ जाए, ये बात तो मानने वाली है, और चमकते जाएंगे। देर लगती है, लेकिन ब्रांड जब आप सोच लेते हैं ना कि हमने अपने फैसले खुद करने हैं, अपनी प्रोडक्ट्स खुद बनानी है, सेल करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, सारा कुछ करना है, तो आप ब्रांड है। PM मोदी ने कहा था ना कि मेड इन इंडिया, तो उसको किया है, तो फिर भी चमकने लग गए हैं। अब तो ये चमकना अभी शुरू हुए हैं, अब देखें कि आप कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो क्योंकि मतलब कि जो असरात नजर आ रहे हैं सुपर पावर के, बिल्कुल नजर आ रहे हैं आपको इंडिया के। तारड़ साहब ने कहा कि नेक्स्ट सेंचुरी इज इंडियन सेंचुरी, तारड़ साहब, साजिद तारड़ साहब ने। तो मैं भी ऐसे, मुझे भी नजर आ रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने ये भी कहा था कि इंडिया कैपेबल है, उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके बाद एबिलिटी है कि जो 5 है ना, फ्रांस को रिप्लेस करके 5वां जो है वो इंडिया होना चाहिए, जो परमानेंट सिक्योरिटी मेंबरशिप है, उसमें फ्रांस कहीं भी इंडिया के सामने नहीं टिकता।
कहीं भी कर लो, इकोनॉमिकली कर लो, मिलिट्री कर लो, उसके बाद पॉपुलेशन के लिहाज से कर लो, उसके अलावा आईटी के लिहाज से कर लो, उसके अलावा उनके जो खिदमात हैं दुनिया के लिए उनके लिहाज से कर लो। किसी लिहाज से फ्रांस इंडिया के सामने नहीं टिकता और उसको सिक्योरिटी मेंबरशिप, परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए भाई हम भी। और इसलिए ये नेक्स्ट सेंचुरी जो इंडियन सेंचुरी है, पूरी हिस्ट्री खंगालो, ये खुद एस जयशंकर ने भी कहा था भाई। बिल्कुल इस तरह यार, मानने वाली बात है, कोई शक वाली डाउट वाली तो बात है नहीं। हम खुद, मैं तो खुद कहता हूँ कि भाई इनकी जो है ना, इनका हक है, इनको मिलना चाहिए और 5 डिजर्व करते हैं। बिल्कुल भाई, हर डिजर्व करते हैं भाई जी, डिजर्व करते हैं, उनके पास ये सारी एबिलिटीज हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान की और इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान के पास क्या है? भीख है, कटोरा है। मिलिटेंट्स के अलावा पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। अब वो भी नहीं है मेरे ख्याल से, वो भी खत्म हो जा रहे हैं। वो भी उन्होंने भी कह दिया कि बस भी जितना हो सके। अच्छा, साजिद तारड़ साहब ने जो भी बातें की है ना, उन्होंने बड़ी कमाल की बातें की हैं और हकीकत बयान करते हैं कि भाई वाकई जो है ना, असल में हमारे कई जो है वजीर जो जाते हैं मुल्क, अपने मुल्क का जो कहते हैं कि बयानियाँ पेश करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एस जयशंकर अकेले ही हैं जो भाई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ी क्लियर बात करते हैं। और बड़े तगड़े एडवोकेट हैं इंडियन के, एक किस्म के समय लॉर्ड है, उनके वकील हैं। और साजिद तारड़ साहब ने कह रहे थे कि इंडिया कैसे बना, उन्होंने कहा ये WC की बात करें, वाशिंगटन डीसी की बात करें, तो उन्होंने कहा कि उधर जितने भी ब्रांड चल रहे हैं तो उनके खाने पीने के, उनके रोड चेक कर लो, उनके रोड के ऊपर इंडियन आपको चीज़ें मिलेंगी। और रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है, रेस्टोरेंट्स वही ना, उधर उनकी चीजें बिकती हुई नजर आती हैं। अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान से देख लेना, अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान से नजर दौड़ा लेना कि यहाँ पर हम कौन सा म्यूजिक सुनते और हैं, यहाँ पे कौन सी मूवी ज्यादा देखते हैं, इंडियन ही नहीं देख रहे। देखते हैं बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि बॉलीवुड की मूवीज को इंग्लिश में डब करके चल रही है नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं भाई। वो इसमें कोई शक नहीं है, पूरी दुनिया में सॉन्ग उनके सुने जाते हैं भाई। हम खुद जो है ना, मैं खुद जो वो इंडियन सॉन्ग सुनता हूँ, मुझे पसंद है। गंदम फ्री कर रहे हैं भाई वो 80 मिलियन के वो लिए, मतलब 80 करोड़ लोगों के लिए। यार पाकिस्तान जैसी इतनी आबादी में, पाकिस्तान जैसे 4 मुल्कों को वो फ्री में खाना दे रहे हैं, तकरीबन 4 मुल्कों को। भाई ये देखें कि PM मोदी को क्रेडिट जाता है, जिन्होंने भाई देखें कि जिनके आने से ये सारी सहूलियात मिली हैं। उससे पहले भी PM भाई ऐसे तो नहीं वो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ बिल्कुल, ये तो भाई खुद इंडियन भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। वो इलामा इकबाल की भी बात की तारड़ साहब ने, उन्होंने अच्छा किया मार के इकबाल साहब, तो नहीं तो ये जो चीज़ें आप देखनी पड़ रही ना आज हमें, आप देखते तो आप भी सोचते कि हमने ये कौन सा गुनाह कर दिया पाकिस्तान का ख्वाब देखकर। 1938 में फौत हुए तो 1947 में पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान के अलग होने से कम से कम 9 साल पहले ही वो जा चुके थे, और अगर वो देख लेते ना ये रखते तो वो उन्होंने वैसे ही अच्छा हुआ कि वो चले गए। ना होते तो खुद को भाई फांसी लगा, उनको शर्मिंदगी होनी थी जो उन्होंने फिर लिखी नज़्में मुसलमान पाकिस्तानियों के लिए लिखी थी या मुसलमानों के लिए लिखी थी। और बात करते हैं चाइना से जो पैसा आता रहा, और पापा जॉन आसम सलीम बाजवा साहब। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जितने भी डॉलर जाते हैं ना वो पाकिस्तान में आते ही नहीं है। हाँ जी, बाहर वगैरह डायरेक्ट बाहर, उसमें चाइना क्या कसूर है? अपना कसूर है। खान साहब कहते थे कि वो बड़ा नेक परहेजगार है, वो नहीं उसके पास वो करप्शन उनको पता नहीं ना होगा, पता होता तो उनके बारे में। और $26 बिलियन की पापा जो $26 बिलियन, ये अगर पाकिस्तान में होती तो मैं कहता पाकिस्तान की यार ना कोई कंडीशन और ही होनी थी। आज ही बेच कर दे पाकिस्तान को, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो छाले में लगाए छलांगे आज ना एक होंगे नहीं, मैं भी खुद मान चुका। आप कहते थे ना कि वो कैसे होंगे, मैं मानता ये कभी भी नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हो जाते हैं ये पाकिस्तान से, हमारे हैंडलर, हमारे जो अपना पॉलिटिशियन है, ये अगर अपनी कंट्री से मुखलस हो जाए ना, कैसे हो सकता है? वही बात यार, फिर आप मेरी जो है रिपीट कर, मुखलिस माएँ पैदा करो, माओ को तलीम दो, अच्छा हो जाए उनको ईमानदारी सिखाओ माओ को। तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना इकोनॉमिकली भी, और उसके अलावा पाकिस्तान जो है ना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और और पाकिस्तानियों के बेचारों की कोई लाइफ सुधर अच्छा हो जाएगी। तारड़ साहब ने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो की, उन्होंने हर टॉपिक को टच किया। हालांकि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सारे टॉपिक को टच किया। अच्छे बंदे यार। अच्छा, इस्माइल हानिया की मौलाना फजल रहमान साहब ने वो जो है ना
वो फ़लस्तीन के जो हैं उधर जंग जो है हमास के, उनकी वीडियो चलाई है या वो दिखा रहे हैं अपने जलसों में, क्या सबक दे रहे हैं? टेररिस्ट बनाना चाहते हैं। टीटीपी लोगों की तरीफा दी जा रही है, मिनी टीटीपी बनाना चाहते हैं। क्या मिलिटेंट बनाना चाहते हैं या कौम बनाना चाहते हैं? चाहते क्या हैं ये लोग हमसे? क्या बनाना चाहते हैं? ये मैं बताता हूँ, ये बहकावे में अब भी रखना चाहिए। कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है। अभी अब वही जो पीछे जो बजाते थे ना ढोल बांदरी, जो नाचती थी डुगडुगी। हाँ, उस पर भी इनको पता है कि समझते हैं कि अब लोग भी उस बांदरी की तरह ही हैं, लेकिन अब नहीं। इंडिया का मुझे कोई ऐसा दिखा दो एरिया जहाँ मतलब कि ना ये इस तरह काम होता हो। हमारी डायरेक्शंस क्या हैं? टीटीपी, इस्माइल हानिया, मतलब इस तरह की हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं, तो हमारे बच्चों में हमें फिर क्या देना? यही चीज़ें हमें मिलनी फिर आउटपुट भी। जिस तरह का इनपुट दोगे उस तरह का आउटपुट मिलना है। यार मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा ये वीडियो ना करें, डिफरेंट बिटवीन इंडियन स्कूल एंड पाकिस्तान स्कूल करेंगे। topic पे होना एंड पर बस चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा, इंडिया वाकई ब्रांड है और मुझे नज़र आता है हर एक के अपने तजस्सुस से, हर एक की अपनी थिंकिंग है, छठीस अपनी अपनी। तो मेरी छठीस कहते हैं कि अगला जो है ना दौरानिया एशिया बता रहे हैं। का, एशिया का और स्पेशली इंडिया का। मिलता है वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।